बेसिकली ड्रग्स को नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं कि भाई 23 साल का बच्चा ही तो है यार, ड्रग्स ले ली क्या हो गया, 23 साल का बच्चा ले लिए तो छोड़ दो ना। एल्विश यादव एक ऐसे यूट्यूबर जिनके पीछे लाखों युवा पागल है। अपेरेंटली एक यूथ आइकॉन है जिसके साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी स्टेज शेयर कर चुके हैं। अब उसी एल्विश यादव को नोएडा की पुलिस ने ड्रग सप्लाई करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। उस पर एनडीपीएस की धारा 29 के तहत मुकदमा दर्ज है। आरोप है कि एल्विश ने नोएडा में रेव पार्टियों में सांप के जहर का कारोबार किया। सांप का जहर यानी स्नेक वेनम कुछ लोग नशा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब एल्विश पर एनडीपीएस के साथ साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत भी केस दर्ज हो चुका है। एल्विश के साथ 5 और लोग पकड़े गए हैं और उन्हें पकड़ने में मदद की भाजपा सांसद मेनका गांधी ने। दोस्तों, एल्विश या यूट्यूब इन्फ्लुएंसर की बात करना इस वीडियो का मकसद नहीं है, लेकिन ज़रा सोचिए कि एक पब्लिक पर्सनैलिटी अगर ड्रग्स का धंधा करने की हिम्मत कर सकता है तो ये ड्रग्स कितनी आसानी से देश में मिल रहा है। आज का वीडियो भारत के ड्रग्स मैनेस के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर का नया शो स्पॉटलाइट। आज स्पॉटलाइट में बात देश में बढ़ते ड्रग अब्यूज़ की। प्रॉब्लम यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में सिर्फ ड्रग्स की बात होती है, ड्रग अब्यूज़ की बात तो होती ही नहीं। सिर्फ तब होती है जब कोई हाई प्रोफाइल केस हो, और उसमें भी कैसे मिर्च मसाला लगाते हैं आप सभी ने देखा ही होगा। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। लेकिन प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की नारकोटिक्स कंट्रोल पर एक रिपोर्ट कहती है कि भारत अब दुनिया के ड्रग मार्केट में चाइना का मुकाबला कर रहा है। ये रिपोर्ट ये भी कहते हैं कि भारत में ड्रग्स की डोमेस्टिक सप्लाई भी हो रही है और भारत से अफ्रीका और मेक्सिको जैसे इलाकों में सप्लाई भी हो रहा है। वर्ल्ड फेमस ड्रग यानी मेथ बनाने के लिए लगने वाला केमिकल होता है एफेड्रिन। 2019 में भारत से 58 टन एफेड्रिन फॉरेन कंट्रीज में सप्लाई हुआ। वही 2020 में यही आंकड़ा 77 टन पर चला गया। ऐसा इस यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट का कहना था। वैशाली बासु शर्मा का द वायर में छपा इस आर्टिकल का हेडलाइन देखिए। यह कहता है कि अगर ड्रग ट्रैफिकिंग पर काबू पाना है तो पहले दुश्मन को पहचानना जरूरी है। इस आर्टिकल में वो लिखती है कि भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी एक गंभीर समस्या है जो ऑर्गेनाइज क्राइम, आतंकवाद और ड्रग अब्यूज के रूप में प्रकट हो रही है। इसमें तस्करी सभी माध्यमों से हो रही है, यानी रोडवेज, सीवेज, ड्रोन डिलीवरी भी हो रही है और डार्क नेट बाजार सभी इसमें शामिल है। नार्को टेररिज्म का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसमें नशीले पदार्थों की बिक्री को आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंडिंग के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसा कि 2021 में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के ड्रग सीजर के दौरान देखा गया था। क्या है ये मुंद्रा ड्रग केस? आपको याद होगा 2021 में 21,000 करोड़ रुपयों का ड्रग बरामद हुआ था। ये खबर इतनी बड़ी इसलिए भी बनी क्योंकि इस मुंद्रा पोर्ट के मालिक गौतम अडानी है। इस ड्रग बस्ट के दौरान 3,000 किलो का हेरोइन पकड़ा गया था। हेरोइन को टैल्कम पाउडर कहकर बेचा जाना था। इसके बाद चेन्नई के आशी ट्रेडिंग के 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उंगलियां अडानी ग्रुप पर भी उठी। अडानी ग्रुप से जवाब भी आया कि वो केवल पोर्ट चलाते हैं, पोर्ट में कौन सी कंसाइनमेंट्स आ रही है उससे उनका कोई नाता नहीं। लेकिन सिर्फ ये एक मामला नहीं था। मुंद्रा पोर्ट से जुलाई 2022 में ही 75 किलो हेरोइन और बरामद की गई। 1 साल के भीतर 2 बार ड्रग्स पकड़े गए। लेकिन मुंद्रा पोर्ट इकलौता नहीं है। भारत के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट पर यानी गुजरात के समुद्री इलाके से ड्रग्स की बरामदगी बढ़ गई है। सितंबर 2022 में इंडियन कोस्ट गार्ड ने 40 किलो यानी 200 करोड़ का हेरोइन एक शिप से बरामद किया। इसमें 6 पाकिस्तानी भी शामिल थे। अप्रैल 2022 में डीआरआई ने 260 किलो का हेरोइन जब्त किया कांडला पोर्ट से। ऐसे और कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ड्रग ट्रैफिकिंग की दुनिया में और खास करके ओपियम ट्रेड में गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल ये 2 बड़े ही सिग्निफिकेंट सेंटर्स माने जाते हैं। लेकिन ये क्या है? गोल्डन क्रिसेंट यानी पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान, और गोल्डन ट्रायंगल यानी थाईलैंड, लाओस और बर्मा। इन देशों से दुनिया भर में ओपियम की सप्लाई होती है। भारत के नॉर्थ ईस्ट और वियतनाम की हिस्सेदारी पिछले कुछ सालों में इस ड्रग ट्रेड में इतनी बड़ी है कि कई ऑब्जर्वर्स अब मैथ के इस गोल्डन ट्रायंगल को गोल्डन पेंटागन भी कह रहे हैं। बर्मा या म्यांमार दुनिया की 2nd लार्जेस्ट ओपियम ग्रोइंग कंट्री है। म्यांमार भारत से एक लंबी बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन यहाँ LOC या LAC जैसी सुरक्षा नहीं होती।
मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से लगे इस बॉर्डर के जरिए काफ़ी इलिसिट ड्रग ट्रेड होता है, ऐसा कई एकेडमिक रिपोर्ट्स कहती है। यहाँ तक कि इस ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व लोग इंसर्जेंसी को भी सपोर्ट करते हैं। आरोप तो ये भी लगता है कि मणिपुर में चल रही हिंसा के पीछे भी म्यांमार में होने वाला ड्रग ट्रेड ही जिम्मेदार है। अब देखिए, भारत के सभी बॉर्डर इलाकों में ड्रग एक मेनेस बन के बैठा है। नॉर्थ ईस्ट का जिक्र हमने किया, साथ में आप देखिए पंजाब, राजस्थान, गुजरात और कश्मीर में भी ड्रग ट्रेड की खबरें आती रहती है। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे जाते हैं। ओपीएम ट्रेड कोई आज नहीं हो रहा। चाइना और ब्रिटेन के बीच 2 वॉर्स भी लड़ी गई थी ओपीएम ट्रेड के टैक्स को लेकर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो ओपीएम ट्रेड पर अपनी मोनोपोली जमा दी थी। हेरोइन एडिक्शन बढ़ने से ब्रिटेन ने ओपीएम ट्रेड बैन तो किया, लेकिन इसकी कालाबाजारी बढ़ गई। कोल्ड वॉर के दौरान गोल्डन ट्रायंगल के देशों में अमेरिका ने वॉरलॉर्ड्स और ड्रग ट्रैफिकर्स को करप्ट करके ओपीएम ट्रेड को और बढ़ावा दिया। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कहती है कि इस सब में चाइना एक बड़ा प्लेयर हमेशा से रहा। लेकिन 2022 की रिपोर्ट ये भी कहती है कि अब दुनिया भर के ड्रग ट्रैफिकर्स भारत की तरफ अपने ट्रेड के लिए देख रहे हैं। हजारों टन का ड्रग मेक्सिको जैसे देशों में भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है और ये ट्रेड आगे चल के बढ़ने की आशंका इस रिपोर्ट में जताई गई। इस सब का असर हम अपने आसपास शहरों में देख सकते हैं। नोएडा पुलिस ने पिछले दिनों एक गैंग के 9 लोगों को गिरफ्तार किया और नकदी और दवाओं को बरामद किया। ये गैंग कॉलेज छात्रों को ड्रग्स डिलीवरी देने के लिए स्नैपचैट, व्हाट्सएप और छोटे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे पार्सल का इस्तेमाल करते थे। जब्त किए गए पदार्थों में 15 किलोग्राम मैरिजुआना यानी गांजा, 30 ग्राम कोकेन, 20 ग्राम एमडीएमए गोलियां और 150 ग्राम हैश, 3000 रुपये नकद और वजन मापने की 2 मशीनें शामिल थी। ऐसे ही कई छोटी बड़ी खबरें आपको मिलती होगी, लेकिन कोई भी बड़ी कंपनी या नामी गिनामी व्यक्ति का नाम आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। पंजाब स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रणजीत सिंह घुमान ने द वायर को दिए एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी कि उनके एक स्टडी के दौरान देखा गया कि पुलिस अक्सर बिग फिश को यानी बड़े व्यापारी को नहीं पकड़ती, क्योंकि ये एक बड़े अनहोली नेक्सस का हिस्सा है जिसमें पुलिस, राजनेता और ड्रग ट्रैफिकर्स मौजूद हैं। इसलिए अक्सर छोटे मोटे केस आगे करके बड़े प्लेयरों को इससे सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन ऐसे सरकारें और इसमें इन्वॉल्व लोग ये भूल जाते हैं कि ड्रग बिजनेस का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। आसानी से इसकी अवेलेबिलिटी की वजह से बच्चा आज नशे की चपेट में आ चुका है। ड्रग्स की समस्या एक सामाजिक समस्या बन चुकी है। रणजीत घुमान अपने रिसर्च में ये देखते हैं कि नशे के आदी होने वाले व्यक्ति सभी जातियों में पाए गए। इसमें 14 साल के बच्चों की संख्या बढ़ रही है, ऐसा भी देखा गया। अक्सर एडिक्शन का सामना करने वाले लोग डिप्रेशन जैसी बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं। कश्मीर में ड्रग्स की यह समस्या और गहरी है। इसके बारे में कई सालों से लिखा जा रहा है, लेकिन इसी महीने द कैरवान में छपी एक रिपोर्टाज में हमें पता लगा कि कैसे कश्मीर में ड्रग्स आसानी से मिल रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से वादी में ड्रग सप्लाई होता है और कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी देखा गया है कि कश्मीर में इंसर्जेंट ग्रुप्स को भी इस ड्रग मनी का फायदा होता है। लेकिन कश्मीर में स्थिति गंभीर है। गोल्डन क्रिसेंट के करीब होने से कश्मीर में हेरोइन का संकट बढ़ता जा रहा है। हर साल अधिकारी हजारों किलो हेरोइन बरामद कर रहे हैं। यहाँ के लगभग 1.35 मिलियन लोग नशे में हैं। नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती में बढ़ोतरी हो रही है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उन्हें डर है कि कश्मीर अपनी एक पूरी जनरेशन को ड्रग्स में खो ना दे। खैर, ड्रग्स कंट्रोल पर देश की पुलिस पेपर टाइगर्स की तरह नजर आती है। कोई भी बड़ी कार्रवाई होती हुई नहीं दिखती। जहां एक तरफ भारत दुनिया के ड्रग ट्रेड का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा बन रहा है, वहीं दूसरी ओर बढ़ते ड्रग एडिक्शन से निपटने के तरीकों पर ज़्यादा सीरियसनेस नहीं नजर आती। हाल ही में संसदीय पैनल की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में 6.97 लाख बच्चे नशीली दवाओं के आदी हैं और जम्मू कश्मीर में 5 लाख ओपियोइड नशे के आदी हैं। यदि हम केवल इन 2 राज्यों को ध्यान में रखें तो नशा मुक्ति केंद्रों की आवश्यक संख्या बहुत कम नजर आती है। नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत प्रस्ताव था कि देश के कुछ खास जिलों में 290 जिला नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे, लेकिन ये योजना अभी तक कार्यान्वित नहीं हुई है। बड़ी आसानी से देश के बच्चे तक सस्ते ड्रग्स मौजूद हैं। मेरी खुद की इन्वेस्टिगेशन ने 2021 में पाया था कि दिल्ली के लगभग सभी इलाकों में ड्रग्स मौजूद है और ये प्रशासन की देखा देखी हो रहा है। लेकिन जैसा रणजीत घुमान का कहना था, वो हमने भी पाया कि किसी भी बड़े व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होती। छोटे मोटे डीलरों को पकड़कर सिर्फ अपना फेस सेव करने का काम किया जाता है।
खैर, ड्रग्स की समस्या को निपटाना एक लंबा काम है। इसके बढ़ते प्रभाव को रोकना ज़रूरी है, वरना अगर सही जांच हो तो हर शहर में एल्विश यादव जैसी टोलियां निकल ही जाएगी। आज स्पॉटलाइट के इस एपिसोड में इतना ही। आने वाले एपिसोड्स में हम किन मुद्दों पर स्पॉटलाइट डाल सकते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम ज़रूरी खबरों के लिए देखते रहें द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।